Hello everybody, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So मेरी पिछली वीडियोस अगर आपने देखी होगी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टडी का, वो रहेगा डिफेंस मैकेनिज्म। आज हम डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, कितने टाइप का होता है और हम अपनी डेली लाइफ में डिफेंस मैकेनिज्म का कितना ज्यादा यूज करते हैं। क्योंकि डिफेंस का मतलब होता है बचाव। तो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर हम पढ़ेंगे कि अपनी डेली लाइफ में अपनी एंजाइटी से, अपनी फियर से, इन सब चीजों से लड़ने के लिए हम किस तरीके से कौन से टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं, वो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। डिफेंस मैकेनिज्म इज अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय द अनकॉन्शियस माइंड टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम एंजाइटी, कन्फ्लिक्ट एंड डिस्ट्रेसिंग थॉट्स एंड इमोशंस। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, जैसा मैंने बताया, हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर अपनी एंजाइटी से, अपने कन्फ्लिक्ट से लड़ने के लिए, यानी एक तरीके से बोलते हैं ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भाई हम अपने आप को कैसे सेल्फ सेटिस्फाई कर सकते हैं, उस चीज के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें उसको हम बोल रहे हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी होती है जो हम यूज करते हैं। हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो इसका यूज कर रहा है ताकि हम अपनी जो हमारी एंजाइटी है, जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं, या फिर हमारे माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे इमोशंस आ रहे हैं जो हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें स्ट्रेस दे रहे हैं, उन सब चीजों से हम कैसे कोप अप कर सकते हैं, उन सब चीजों को कैसे हम इस तरीके से एक एक्सक्यूज बना के उस चीज से बाहर निकल सकते हैं ताकि हम भी सेल्फ सेटिस्फाई हो जाए और हमें उस चीज का स्ट्रेस भी ना रहे। तो बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म का जो हम यूज करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का हम यूज करते हैं हमारी जो एंजाइटी है उसको रिड्यूस करने के लिए। भाई कोई चीज हुई, कोई भी घटना हुई जिस वजह से हमें बहुत एंजाइटी हो रही है, तो हम कोई ना कोई एक ऐसा एक्सक्यूज ले लेंगे जिससे कि हमें जो स्ट्रेस हो रहा है, हमें जो एंजाइटी हो रही है, वो एंजाइटी खत्म हो जाएगी। कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज दे देना जिससे हमारी जो एंजाइटी है वो खत्म हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, जिसका यूज हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि जो भी हमें एंजाइटी है, जो भी कन्फ्लिक्ट है, हमारे माइंड में अगर कुछ थॉट्स चल रहे हैं, कुछ इमोशंस चल रहे हैं, तो वो सारे उन सब चीजों को हम कैसे रोक सके, कैसे स्टॉप कर सके, तो उसके लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म का यूज कर सकते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म को अगर हम बोले, मतलब कोई भी एक्सक्यूज दे देना किसी भी चीज से ताकि हम उस चीज से बाहर निकल जाए। तो कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देना, अगर कोई घटना हुई तो अरे ये तो होनी ही थी, ये तो लिखी ही थी, इस तरीके की चीजें जो हम करते हैं जिससे कि ये हो जाता है कि ठीक है ये तो होना ही था। अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई करने के लिए हम बोल देते हैं कि हाँ ये तो होना ही था, ऐसा तो होता ही है। तो इस तरीके से हम अपनी जो एंजाइटी है, जो कन्फ्लिक्ट है, उससे हम बाहर निकल आते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म आर ऑफन एम्प्लॉयड टू रिड्यूस द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ अनकंफर्टेबल सिचुएशन। मतलब कोई भी ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हमारे सामने हुई है, चाहे वो हमारे इंटरनल स्ट्रेस की वजह से हो रही है, चाहे वो बाहर के स्ट्रेस की वजह से हो रही है, तो बेसिकली हम इसका यूज कर रहे हैं ताकि जो भी हमारे अंदर फियर है, गिल्ट है, शेम है, इन सारी चीजों को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन सारी चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन सारी चीजों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, इस चीज के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये टेम्परेरी रिलीफ हमें प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, ये हमें जो भी सिचुएशन है उससे टेम्परेरी रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करेगा। यानी हमारे माइंड के अंदर हमारा साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट जो हो रहा है उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा, उसको रिड्यूस करेगा, स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। अगर हमें कोई गिल्ट हो रहा है किसी भी चीज की वजह से, किसी भी चीज की वजह से शेम फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, तो हम कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज दे देते हैं जिससे कि क्या होता है कि वो जो गिल्ट होता है वो गिल्ट कम हो जाता है, और वो जो एक्सक्यूज होता है उसको हम बोल देते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ये जस्ट मैं समझाने के पर्पज से एक्सक्यूज वर्ड यूज कर रही हूँ, बाकी इसको इन डिटेल में जब आप इसके टाइप्स पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, डिफेंस मैकेनिज्म का फादर हम किसको बोलते हैं, तो डिफेंस मैकेनिज्म का जो फादर है उसका नाम है एना फ्रॉइड। एना फ्रॉइड जो है वो सिगमंड फ्रॉइड की डॉटर है। अगर आपने साइकेट्रिक पढ़ी होगी तो जितनी सिगमंड फ्रॉइड जो है, जिनको हम फादर ऑफ साइकेट्रिक भी बोल देते हैं, और प्लस जो है ये हमारी थ्योरी, जितनी भी साइकेट्रिक की बहुत सारी थ्योरीज है जो उन्होंने दी थी, तो आगे साइकेट्रिक की जो भी मैं मेंटल हेल्थ की क्लासेस लूंगी उसमें मैं उनके बारे में बताऊंगी। तो फिलहाल जो फादर है डिफेंस मैकेनिज्म का, उसको वो कौन है, वो है एना फ्रॉइड। डेफिनेशन की बात करें तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म एक कोपिंग मैकेनिज्म है। कोपिंग का मतलब होता है किसी चीज से बाहर निकलना,
कोई चीज है, कोई घटना हुई है, हम उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रखे हैं, बहुत इनटू है उस चीज के, तो उस चीज से बाहर निकलना, उसको हम बोल देते हैं कोपिंग मैकेनिज्म। यूज कर रहे हैं ताकि हम जो है, हमारी जो एक एंजाइटी की फीलिंग है, उस फीलिंग्स को हम उस फीलिंग से बाहर आ सके, हम उसको प्रोटेक्ट कर सके। इस चीज के लिए हम जो यूज कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म का एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो डिफेंस मैकेनिज्म का हम यूज करते हैं ताकि जो हमारी एंजाइटी है हम उस एंजाइटी को रिड्यूस कर सके। ठीक है, जो हमारी एंजाइटी है उस एंजाइटी को हम रिड्यूस कर सके, इसीलिए हम डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम इसका यूज कर रहे हैं। एंजाइटी इंक्रीज द इंडिविजुअल को बाय यूजिंग डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, दे कैन हेल्प पीपल कोप विद रियलिटी एंड मेंटेन सेल्फ इमेज। अब जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो क्या करता है, हमें एक तो रियलिटी से एक्सपोज करवाएगा कि व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज मतलब हमारे सामने क्या है, हमारे सामने क्या रियलिटी है वो बताता है, हमारी सेल्फ इमेज को मेंटेन करवाता है। हम डिफेंस मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं ताकि हम हमारी सेल्फ इमेज को मेंटेन कर सके। बेसिकली हम जो है सेल्फ सेटिस्फाई हो सके, गिल्ट से बाहर आ सके, एंजाइटी से बाहर आ सके, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। अब आगे आते हैं इसके टाइप्स। तो बहुत सारे टाइप्स के डिफेंस मैकेनिज्म है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अलग अलग पर्सन अलग अलग तरीके से यूज कर रहा है, जो भी उसके लाइफ में जैसी भी सिचुएशंस आ रही हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अलग अलग तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म का वो यूज कर रहा है। तो सबसे पहले उसमें आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन की अगर बात की जाए तो कंपनसेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर जो एक इंडिविजुअल होता है वो चाहे तो कॉन्शियस तरीके से चाहे वो अनकॉन्शियस तरीके से जो भी उसकी वीकनेसेस है, जो भी उसके अंदर डेफिशिएंसीज है, या अगर किसी चीज में वो फेलियर फेस कर रहा है, कोई ऐसी चीज है जिसमें वो सक्सेस नहीं फेस कर रहा, उसको फेलियर ही फेस किया जा रहा है, तो उस केस में वो क्या करेगा, कोई ना कोई ऐसी दूसरी चीज करेगा जिसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ है। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि एक चीज है जिसमें हम बहुत कमजोर हैं, ठीक है, जिसमें हम बहुत वीक है या वो हमारी कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम कोई और चीज करेंगे। एक कमी है हमारे अंदर, उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई और चीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं स्टडीज में कमजोर हूं, ठीक है, मैं स्टडीज में वीक हूं, पढ़ाई में मैं कमजोर हूं, तो मैं क्या करूंगी, अपनी इस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए मैं किसी और चीज में स्ट्रांग बनूंगी। जैसे कि मान लो स्पोर्ट्स में, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं बट मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हूं, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं कंपनसेशन, यानी किसी एक चीज का कंपनसेशन मैंने कहीं और दिया। एक चीज में बहुत वीक हूं, एक मेरी कमजोरी है, उसको वो कमजोरी ओवरलैप हो जाए, वो कमजोरी किसी को ना दिखे, इसीलिए मैं क्या करूंगी, किसी और फील्ड में मैं अपना करियर बनाऊंगी ताकि लोगों को मेरी कमियां ना दिखे। मतलब मैं अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगी। जो मेरी वीकनेस जिस फील्ड में है उसको छोड़ के मैं वो फील्ड चूज कर लूंगी जिसके अंदर मैं बहुत स्ट्रांग हूं। इसको बोलते हैं कंपनसेट करना, यानी एक अपनी जो वीकनेस है उसको कंपनसेट कर दिया मैंने उस चीज से जो मेरी स्ट्रेंथ थी, उससे मैंने इसको कंपनसेट कर दिया। मेरी जो वीकनेस है उसको मैंने मेरी स्ट्रेंथ से कंपनसेट कर दिया। एक चीज में मैं बहुत वीक हूं तो मैं क्या करूंगी, उस चीज को छोड़ के मैं कोई और चीज ऐसी चूज करूंगी जिसके अंदर मैं स्ट्रांग हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया, ये एग्जांपल है, जैसे सचिन तेंदुलकर वाज नॉट गुड इन स्टडीज। जो सचिन तेंदुलकर थे क्रिकेटर जो है, वो क्या है, स्टडीज में इतने अच्छे नहीं है, लेकिन उन्होंने क्रिकेट में हार्डवर्क किया और उनको सक्सेस मिली। तो यानी हो गया ना, मतलब पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने के लिए उन्होंने उस चीज को छोड़ के ऐसी चीज में अपना करियर बनाया जिसके अंदर उनका जो बहुत स्ट्रांग है, वो उनकी जो वीकनेसेस है उसमें नहीं है। वीकनेस को उन्होंने छोड़ा और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को चूज किया। अब लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा पढ़ाई क्या है, कैसे थे कैसे नहीं था, डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फील्ड में इतना सक्सेस अचीव कर लिया कि अब वो सक्सेस ही याद रहती है। तो इसको बोलते हैं कंपनसेट करना, एक फील्ड से दूसरी फील्ड में कंपनसेट करना, उसको हम बोलते हैं, यानी हार्ड वर्क करना ताकि जो भी हमारी कमजोरी है, जो भी हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं, उनसे हम कॉप अप कर सके, उस चीज के लिए हार्ड वर्क करना, इसको हम बोलते हैं कंपनसेशन। हमारी जो भी वीकनेसेस है उसको ओवरलैप करके वो चीज करना जो जिसमें हम स्ट्रेंथ, जिससे हमें स्ट्रेंथ मिल रही है या जिस चीज में हम स्ट्रांग है, वो चीजें करना, उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी नेगेटिव और जो भी हार्मफुल इंपल्स होती है उसको पॉजिटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना, नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव चीजों में बदलना। यानी कि जो हमारे कुछ ऐसी डिजायर्स हैं, हमारे कुछ ऐसे मोटिव्स हैं जो अनएक्सेप्टेबल है, जो एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। कुछ कोई सोसाइटी के अंदर हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, हमारे कुछ ऐसी डिजायर्स हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसको मैं रिप्लेस कर दूंगी एक ऐसी चीज से जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो जाए। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी
जो भी मेरे अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स हैं, वो चीजें जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको मैं रिप्लेस कर रही हूं उस चीज से जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, समवन विद अग्रेसिव टेंडेंसी, एक इंसान है जिसको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, एक इंसान है जिसको बहुत गुस्सा आता है। अब वो जो गुस्सा है, वो अब गुस्सा सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा तो नहीं है आप सोसाइटी में, आप गुस्सा आपको आ रहा है, आप बाहर गए, आपने किसी को वो मारपीट कर दी, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो वो इंसान क्या करेगा, सब्लिमेशन का यूज करेगा। सब्लिमेशन का यूज कैसे करेगा, इस अग्रेशन को वो किसी और चीज पर निकाल देगा जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, बॉक्सिंग करेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जैसे बॉक्सिंग करेगा, तो बॉक्सिंग करने से उसका जितना भी सारा एग्रेशन है वो सारा बाहर आ जाएगा। बॉक्सिंग की बॉक्सिंग हो गई, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी है और उसका गुस्सा भी बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली सोसाइटी में वो चीजें जो अनएक्सेप्टेबल होती है, उसको कैसे हमें एक्सेप्टेबल फॉर्म में लेकर आना है, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे एक एग्जांपल है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन को बच्चे बहुत पसंद है, ठीक है, बट वो शादी नहीं करना चाहती। शादी के बिना बच्चे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो क्या करेगी, उसने बच्चे अडॉप्ट किए। अब अडॉप्शन को अच्छी चीज मानते हैं, अडॉप्शन को सोसाइटी एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो एक इसका ये एग्जाम्पल है कि अगर वो शादी के बिना बच्चे वो कर नहीं सकती, बिकॉज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, तो उसने क्या करा, उसने बच्चे अडॉप्ट कर लिए। तो ये चीज जो है ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। तो जो हमारी अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स हैं, उनको हमने सोसाइटी में एक्सेप्टेबल फॉर्म में रिप्लेस कर दिया, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास रेशनलाइजेशन। ये सबसे पॉपुलर डिफेंस मैकेनिज्म है और इसका हम सबसे ज्यादा अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो है हमारा रेशनलाइजेशन। मोस्ट पॉपुलर डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत ही पॉपुलर डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें बेसिक ये होता है बेसिकली कि कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं और अगर वो हमसे नहीं हुई तो हम एक्सक्यूज दे देंगे, भाई ये ऐसी है इसलिए ये ऐसे नहीं हुई है, मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, जो हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। क्रिएटिंग अ लॉजिकल रीजन, कोई भी एक लॉजिकल रीजन या फिर कोई भी एक ऐसा एक्सक्यूज हम क्रिएट कर लेंगे ताकि कोई भी जो सिचुएशन है हम उसको जस्टिफाई कर सके। कोई भी हमने मान लो शेमफुल एक्टिविटी करी या कुछ भी हमने करा, उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए हम कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देंगे, ठीक है। हमने कोई भी ऐसी चीज करी जो कि ठीक नहीं है, जो मान लो किसी ने हमें कुछ बोला भाई ये चीज ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उस चीज से बाहर निकालने के लिए या अपने आप को गिल्ट से बाहर निकालने के लिए हम कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देंगे ताकि हम उस चीज से बाहर आ सके। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु फेल्स अ टेस्ट माइट से, मान लो कोई एक बच्चा है वो एग्जाम में फेल हो गया, तो वो क्या बोलेगा, भाई टेस्ट जो था ना वो अनफेयर था, वो फेयर था ही नहीं। जैसे कि वो बोल देगा जो क्वेश्चंस आए थे ना वो सिलेबस से बाहर आए थे इसलिए मैं फेल हो गया, तो ये उसने एक एक्सक्यूज दे दिया, ठीक है। एक बच्चा है जो पेपर में फेल हो गया, जब उसका रिजल्ट आया पेरेंट्स ने उसको बोला भाई तू फेल हुआ, तो अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई करने के लिए और लोगों के सामने एक्सक्यूज देने के लिए वो क्या बोल देगा, भाई जो क्वेश्चंस थे ना वो सिलेबस से बाहर आए हुए थे, टेस्ट जो था वो अनफेयर था इसीलिए मैं पास नहीं हुआ, इसीलिए मैं फेल हो गया। या फिर सारे ही तो बच्चे फेल हुए, मैं अकेला थोड़ी फेल हुआ, सारे बच्चे फेल हुए। तो इस तरीके से वो एक्सक्यूज देके अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई कर रहे हैं कि भाई हाँ अगर मान लो मैं फेल हो भी गई तो मैं ये देखूंगी अच्छा मेरी क्लास में सारे ही तो फेल है तो मैं भी फेल हूं, तो इससे क्या होगा, मुझे गिल्ट कम होगा कि मैं अकेली फेल नहीं हूं, सारे ही तो फेल है क्लास में। तो इस तरीके से एक्सक्यूज दे देना किसी भी चीज का, ये आता है रेशनलाइजेशन मैकेनिज्म के अंदर। जैसे एक वो अंगूर खट्टे वाली स्टोरी हमने सुनी थी, ग्रेप्स वाली, कि जो लोमड़ी थी वो ग्रेप्स तक पहुंच नहीं पाई तो उसने क्या बोल दिया, अंगूर खट्टे हैं, यानी उसने एक एक्सक्यूज दे दिया। वो ये नहीं मान रही है कि मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रही हूँ, वो क्या बोल रही है, अंगूर खट्टे हैं इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ। उसने ये नहीं माना कि मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ, तो उसने एक एक्सक्यूज दे दिया, भाई खट्टे हैं इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ। तो इस तरीके से किसी भी चीज का एक्सक्यूज दे देना, उसको हम बोल देते हैं रेशनलाइजेशन मैकेनिज्म। इट इज यूज्ड व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका तभी यूज किया जा रहा है, सारे ही डिफेंस मैकेनिज्म का हम तभी यूज करते हैं जब हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हमें एंजाइटी हो रही है, हमें गिल्ट हो रहा है, जिस वजह से हम चाह रहे हैं कि हम कैसे अपनी एंजाइटी को, ऐसे अपने गिल्ट को हम कम करें। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, ट्रू एक्सप्लेनेशन ना देके कुछ ना कुछ ऐसे एक्सक्यूज देते हैं जिससे कि हमको सेटिस्फेक्शन हो जाए, कुछ ऐसा एक्सक्यूज हम दे देते हैं। यानी कोई चीज अगर मुझे मिली तो मैं बोलूंगी हाँ ये अच्छी चीज है, मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं कह दूंगी ये बुरी चीज थी इसलिए मैंने नहीं ली। तो इस तरीके से एक्सक्यूज दे देना, विच इज नॉट अचीव, जो अचीव नहीं हुआ वो अच्छा ही नहीं है, मैं ये बोल दूंगी भाई अचीव नहीं है क्योंकि वो अच्छा ही नहीं है। मैंने बेशक वो अच्छा है लेकिन मैं अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई करने के लिए बोल दूंगी अच्छा नहीं है वो, तो मेरे को नहीं मिली क्योंकि वो अच्छा नहीं है। और जो मैंने अचीव कर लिया तो मैं बोल दूंगी हाँ जो मैंने अचीव कर लिया ये बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से मैं अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी भी एक चीज का सब्स्टिट्यूट, यानी एक उसका हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल
इट इज एन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये एक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर जो पर्सन होता है वो अपने ओरिजिनल गोल और अपने ओरिजिनल डिजायर, जो उसके ओरिजिनल गोल और जो उसके ओरिजिनल डिजायर है वो पूरे नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उसको रिप्लेस कर देगा लोअर गोल और लोअर डिजायर से, बट सेम फील्ड में। ठीक है, एक पर्सन है जो अपने जो ओरिजिनल गोल और जो ओरिजिनल डिजायर्स हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो उसको रिप्लेस कर देगा कुछ नीचे गोल वाले, कुछ जो उससे नीचे वाले जो गोल होंगे और डिजायर्स होंगे सेम फील्ड में उससे। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, एक जो पर्सन है वो मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो गया, एमबीबीएस के एग्जामिनेशन में फेल हो गया, तो वो क्या करेगा, उसी फील्ड में कोई और कोर्स कर लेगा, जैसे फार्मेसी कर लेगा, नर्सिंग कर लेगा, डीएलटी कर लेगा, रेडिएशन कर लेगा, मतलब उसी फील्ड में उसने कोई और कोर्स चूज कर लिया। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी उसी चीज का ही एक सब्स्टिट्यूट मैंने चूज कर लिया। एमबीबीएस का मेडिकल एग्जामिनेशन दिया, उसमें वो फेल हो गया, तो वो क्या करेगा, मेडिकल के ही फील्ड का कोई और कोर्स चूज कर लेगा, तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। फिर आता है हमारे पास डिनायल। डिनायल का मतलब पता ही है, डिनायल मतलब मना कर देना, रिफ्यूज कर देना। कोई चीज हुई है बट उसको मानने से ही मना कर देना, इसको हम बोलते हैं डिनायल। कोई चीज हुई है उसको मानने से ही इनकार कर देना। रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द रियलिटी और फैक्ट, यानी जो भी रियलिटी है, जो भी फैक्ट है, उसको मानने से मना कर दिया, उसको इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि या तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल है, या मतलब वो अगर हम सुन रहे हैं तो हमें गिल्ट हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, जिस वजह से हम उसको मानने से ही इनकार कर रहे हैं, ताकि वो सिचुएशन ही ना आए कि मुझे पेन फील हो या मुझे एंजाइटी फील हो। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि ड्रिंक करते हैं, तो अगर हम उनको ये बोलेंगे कि आप ड्रिंक मत करो क्योंकि ये आपके हेल्थ को इफेक्ट करेगी, ये आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगी, लेकिन वो कभी भी इस चीज को नहीं मानेगा, वो हमेशा डिनाइल में रहेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अल्कोहल करने से कोई नहीं, वो हेल्थ वेल्थ खराब होती है, और वो अपना कंटिन्यू रखते हैं, अपनी ड्रिंकिंग को कंटिन्यू रखते हैं। तो ये एक डिनाइल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जैसे जिन लोगों को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम होती है उनको हम बोलते हैं भाई आपका जो हेल्थ है, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं ड्रिंकिंग से वो अफेक्ट होंगे, तो वो क्या करेगा, वो डिनाइल में रहेगा, वो हमेशा ये बोलेगा अरे नहीं ड्रिंकिंग से कोई हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई रिलेशनशिप पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब जैसे जो लोग सिगरेट, जो स्मोकिंग करते हैं, उनके जो सिगरेट की डब्बी होती है उस पर ही लिखा होता है सब कुछ के तंबाकू, जैसे तंबाकू पे भी लिखा होता है भाई इससे कैंसर होता है, स्मोकिंग से कैंसर होता है, उस पर बड़ा बड़ा लिखा होता है, लेकिन लोग फिर भी इनटेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डिनाइल में है, उनको लगता है ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता, खाने से कुछ नहीं होता, तो वो डिनाइल, इसको बोलते हैं डिनाइल में रहना, यानी उस चीज को ना मानना, उसको मानने से इनकार कर देना। जैसे मान लो किसी भी इंसान को अचानक से पता लगे कि उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, तो सबसे पहली स्टेज आएगी डिनाइल की, वो उसको मानने से ही मना कर देगा, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुझे अभी पता लग रहा है कि भाई मेरे को एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई, मान लो जैसे कैंसर हो गया है या कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो एक बार को वो इंसान जो होगा ना, सबसे पहले डिनाइल की स्टेज में चला जाएगा, वो बोलेगा अरे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये होता है डिनाइल, किसी भी चीज को मानने से इनकार कर देना। नेक्स्ट आता है सप्रेशन। सप्रेशन के अंदर ये होता है कि अपनी मर्जी से किसी भी चीज को सप्रेस कर देना। सप्रेस मतलब उस चीज को अवॉइड कर देना, उस चीज को उस चीज पे ध्यान ना देना, बेसिकली उस चीज पे ध्यान ना देना अपनी मर्जी से। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है। वॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो वॉलेंट्री डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर क्या हो, ये एक वॉलेंट्री डिफेंस मैकेनिज्म है सप्रेशन। आगे आप एक और पढ़ोगे रिप्रेशन, तो दोनों में एक वर्ड का फर्क है। जो सप्रेशन होता है, सप्रेशन वॉलेंट्री होता है, और जो तुम आगे रिप्रेशन पढ़ोगे ना, जो तुम आगे रिप्रेशन पढ़ोगे, रिप्रेशन जो है वो होता है इनवॉलेंट्री, वो इनवॉलेंट्री होता है, वो इनवॉलेंट्री होता है जो तुम आगे पढ़ोगे। तो सप्रेशन जो है वो वॉलेंट्री है, वो कॉन्शियसली होता है, हम अपने कॉन्शियस, अपने होशो हवास में इस चीज को करते हैं। लेकिन जो रिप्रेशन होता है वो हम अपने होशो हवास में नहीं करते, वो अनकॉन्शियसली होता है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। तो सप्रेशन में क्या होता है कि कोई भी एक जो इंसान होता है वो अपनी मर्जी से किसी भी इवेंट को भूल जाता है, अपनी मर्जी से वो किसी भी इवेंट को भूलने की कोशिश करता है। ट्राई टू फॉरगेट एंड नॉट टू थिंक अबाउट पेनफुल और अनवांटेड थॉट्स, कि अपनी मर्जी से कुछ ऐसे इवेंट्स जो उसको पेन दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसको पेन फील हो रहा है, या उसके माइंड में जो अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, अपनी मर्जी से उन चीजों को वो भूलने की कोशिश करता है। इसको हम बोलते हैं सप्रेशन। अपनी मर्जी से चीजों को भूलने की कोशिश करना, वो चीजें जो आपको पेन दे रही है, जिससे आपको पेन फील हो रहा है, या जो कुछ अनवांटेड थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कोशिश कर रहे हैं उन चीजों को भूलने की। ठीक है, यानी कॉन्शियसली अपनी मर्जी से किसी भी इवेंट को, किसी भी थॉट को, या अनवेलकम आइडिया, इसको फॉरगेट कर देना, ये होता है सप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म।
अ पर्सन माइट सप्रेस फीलिंग ऑफ एंगर और फ्रस्ट्रेशन ड्यूरिंग अ वर्क। अब जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि एक वर्क मीटिंग चल रही है, वर्क मीटिंग के दौरान मान लो उसको गुस्सा आ रखा है या बहुत वो फ्रस्ट्रेटेड है, तो क्या वो उस टाइम पर अपना गुस्सा दिखाएगा? नहीं, अपनी वॉलेंटरी, अपनी मर्जी से उस वक्त वो अपने गुस्से को कंट्रोल करेगा। ठीक है, एक वर्क मीटिंग चल रही है, एक वर्क मीटिंग के दौरान मान लो किसी जो पर्सन है उसको बहुत ज्यादा एंगर हो रहा है, उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो क्या उस वक्त वो वहां दिखाएगा? नहीं, वो वहां नहीं दिखाएगा, ताकि वहां पर कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो। बेशक बाद में अकेले में वो अपने गुस्से को कहीं पर भी निकाल सकता है, अकेले में, जब वो अकेले में हो तब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को या अपने गुस्से को निकाल सकता है, लेकिन ड्यूरिंग अ वर्क मीटिंग अगर उसको गुस्सा आ रहा है या उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी तो अपनी मर्जी से उस चीज को वो अवॉइड कर रहा है, अपनी मर्जी से उस चीज को वो कंट्रोल कर रहा है। इसको बोलते हैं सप्रेशन। अपनी मर्जी से अपने गुस्से को, अपनी एंजाइटी को या किसी भी चीज को कंट्रोल करना, किसी भी पेनफुल इवेंट को कंट्रोल करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, वो सारी चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल एक और है, जैसे मान लो कि किसी बच्चे का 9 बजे एग्जाम है और पौने 9 बजे उसका एक माइनर से एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या वो एक्सीडेंट को लेकर बैठा रहेगा और वो एग्जाम देने नहीं जाएगा? वो एग्जाम देने जाएगा, वो एक्सीडेंट को भूलकर एग्जाम देने जाएगा। तो अपनी मर्जी से वो उस इवेंट को भूलेगा और वो एग्जाम देने जाएगा। ठीक है, अपनी मर्जी से वो उस चीज को भूलेगा और वो एग्जाम देने जाएगा। तो सप्रेशन में होता है अपनी मर्जी से हम किसी चीज को भूल रहे हैं, या तो कोई पेनफुल एक्टिविटी है हम उस चीज को भूल रहे हैं, या अपनी मर्जी से हम कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसपे एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, उस चीज को हम कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली अपनी मर्जी से हम कोई भी चीज कर रहे हैं ताकि उस सिचुएशन में कोई कंफ्लिक्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको हम बोलते हैं सप्रेशन। फिर आता है रिप्रेशन। इसके अंदर अनकॉन्शियसली होता है, मतलब अनकॉन्शियस, हम अपनी मर्जी से नहीं भूले हैं, समय के साथ जो है हम कुछ हमारे जो थॉट्स है, कुछ हमारे फीलिंग्स होती है, कुछ मेमोरीज होती है, वो हम भूल जाते हैं। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। जब कोई भी चीज होती है, कोई भी घटना, उसको गुजरे हुए बहुत टाइम हो चुका होता है, तो टाइम के साथ साथ हम उस चीज को भूल जाते हैं ना बाद में। तो हमें, अब मान लो कभी किसी वक्त मेरे को चोट लगी होगी तो वो मुझे याद भी नहीं रहेगी कि हाँ मेरे को उस वक्त कहाँ पर क्या चोट लगी थी। ये होता है रिप्रेशन, यानी अपनी मर्जी से नहीं भूला हूं, अनकॉन्शियसली मैं किसी तरीके से अपनी किसी चीज को भूल गई हूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं भूली हूं। समय के साथ साथ पुरानी चीजों को हम भूल जाते हैं, तो इस तरीके से जो हम चीजों को भूल रहे हैं वो आता है रिप्रेशन के अंदर। तो हमारा कोई भी थॉट, फीलिंग, कोई भी मेमोरी जो है पर्सन जो है वो भूल जाता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं भूल रहा, वो अनकॉन्शियस तरीके से भूल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को ट्रॉमा कभी भी हुआ होगा तो उसको उस इवेंट की पूरी डिटेल याद नहीं रहेगी। कभी भी कोई भी ट्रॉमा हुआ होगा तो उसको उसकी डिटेल याद नहीं रहेगी। अब वो उसको जानबूझ के नहीं भूला है, वक्त के साथ साथ जो एक नॉर्मल फिनोमिना होता है कि हम भूल जाते हैं। मान लो कभी नॉर्मल स्लिप, यानी कभी मेरा पैर स्लिप हुआ होगा तो मुझे याद भी नहीं होगा वो चीज। ठीक है, दिस इज ऑफन अ की मैकेनिज्म ऑफ पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है, यानी स्ट्रेस होने के बाद हम पुरानी चीजों को याद नहीं रखते, हम भूल जाते हैं जो अपनी मर्जी से हम नहीं भूल रहे। तो दोनों में ये चीज याद रखना, सप्रेशन और रिप्रेशन में। जो तुमने सप्रेशन पढ़ा, सप्रेशन के अंदर जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो है ये वॉलेंटरी होता है, ये हम अपनी मर्जी से इवेंट भूल रहे हैं। कोई भी पेनफुल इवेंट है, कुछ भी है, तो उसको हम अपनी मर्जी से भूल रहे हैं। लेकिन वही अगर हम इसकी बात करें तो ये हम अपनी मर्जी से नहीं भूल रहे हैं, ये वक्त के साथ साथ जो चीजें हैं हम भूल जाते हैं। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन का ऐसा होता है कि मान लो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए मैं किसी और की आइडेंटिटी अचीव करूंगी ताकि मैं उस कमी को पूरा कर सकूं। ठीक है, टेकिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समवन एल्स, किसी और की कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लेना, ताकि जो भी मेरे अंदर कमी है, मैं अपने आप को बहुत कमतर मानती हूँ या मेरे को लगता है मेरे अंदर कोई कमी है, तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए मैं क्या करूंगी, किसी और की कैरेक्टरिस्टिक्स को अचीव करूंगी ताकि मुझे ऐसा लगे कि हाँ अब जो है मैं जो है कॉन्फिडेंट हूँ या मैं कंप्लीट हूँ, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ, जब ये जो आमिर खान वाली मूवी आई थी गजनी, तो उसके बाद जो लोग हैं उन्होंने आमिर खान जैसा हेयर कट कराना शुरू कर दिया था। सलमान खान का जो तेरे नाम वाला स्टाइल बहुत चला था, वैसा लोगों ने हेयर कट कराना शुरू कर दिया था। बेसिकली किसी और की कैरेक्टरिस्टिक्स को अचीव कर लेना, किसी और की कैरेक्टरिस्टिक्स की नकल करना, किसी और की नकल करना, ताकि अपने आप को मैं और अच्छा दिखा सकूं और बेहतर दिखा सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है तो अपने आप को और अच्छा दिखा सकूं, इसलिए हम आइडेंटिफिकेशन, किसी और की आइडेंटिटी अचीव करने का ट्राई करते हैं। फिर आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है, एट्रीब्यूटिंग वंस ऑन अनएक्सेप्टेबल थॉट, फीलिंग, इंपल्स इनटू समवन एल्स। मेरे कुछ ऐसे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इंपल्सिस है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे जो अनएक्सेप्टेबल, जो ऐसे थॉट्स हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स हैं, मेरे जो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स होंगे, फीलिंग्स होंगे, वो मैं किसी और पे थोप दूंगी। बेसिकली
प्रोजेक्शन के अंदर ना ब्लेमिंग चलती है, अपनी किसी भी चीज के लिए किसी और को ब्लेम कर देना, ठीक है। ट्रांसफर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनएक्सेप्टेबल आइडिया, कोई भी ऐसी चीज जो मैं कर रही हूँ जो अनएक्सेप्टेबल है, कोई भी मेरी ऐसी विशेज है वो मैं क्या करूंगी, किसी और पे ट्रांसफर कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल someone who feel anger might accuse other of being angry। अगर मान लो किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई गुस्से में है, किसी को गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से का जिम्मेदार वो किसी और को ठहराएगा कि मुझे इसकी वजह से गुस्सा आ रहा है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, यानी अपनी हरकतों के लिए किसी और को ब्लेम करना, अपनी चीजों के लिए किसी और को ब्लेम करना, ये आता है प्रोजेक्शन के अंदर। जैसे कि मान लो एक अल्कोहलिक पर्सन है, वो ये बोलेगा कि भाई, उसको बोलेंगे भाई तुम ड्रिंक क्यों करते हो, वो बोलेगा भाई मैं तो ड्रिंक इसलिए करता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स अच्छे नहीं है, माई फैमिली मेंबर इज नॉट गुड, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर अच्छे नहीं है इसीलिए मैं ड्रिंक कर रहा हूं। तो उसने ड्रिंक करने का ब्लेम किस पे डाल दिया, अपने फैमिली मेंबर्स पे डाल दिया। तो प्रोजेक्शन जो होता है ना, प्रोजेक्शन के अंदर हम जो बेसिकली होता है ना, वो हम ब्लेमिंग देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन के अंदर जो मेनली है वो ब्लेमिंग देखने को मिलती है। जो पर्सन अपनी कोई भी जो एक्टिविटी हो रही है, कोई भी अनएक्सेप्टेबल उसके आइडियाज है, उसके थॉट्स है, उसके फीलिंग्स है जो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के अंदर, अगर उसको कोई भी उस चीज के लिए कन्फ्रंट करेगा तो उस चीज का जिम्मेदार वो किसी और को ठहराएगा, अपने आप पे कोई ब्लेम नहीं लेगा, उस चीज का वो जिम्मेदार जो है वो किसी और को ठहराएगा। ये होता है प्रोजेक्शन के अंदर। तो प्रोजेक्शन में हमेशा ब्लेमिंग देखने को मिलती है। ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, नोरसेट में कई बार पूछा गया है, जो एएनएम जीएनएम के एग्जाम्स होते हैं, जीएनएम के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है और मेनली प्रोजेक्शन पूछा जाता है। प्रोजेक्शन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जहां पर भी तुम्हें ये ब्लेम वर्ड दिखे ना, भाई ब्लेम की बात चल रही है, तो भैया ब्लेम जो है वो प्रोजेक्शन में ही होता है, अपनी की हुई हरकतों के लिए किसी और को ब्लेम कर देना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपने गुस्से को किसी और पर ट्रांसफर करना। ट्रांसफर इन द सेंस कि मेरे पे किसी ने गुस्सा किया, अब मैं वो गुस्सा किसी और पे करूंगी, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। प्रोजेक्शन में ये था, प्रोजेक्शन में तो हम सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं। प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन में हम सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं, दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं किसी चीज के लिए, हमारी किसी भी चीज के लिए हम दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन इसमें हम जो हमारे ऊपर हुआ वो हम किसी और के ऊपर भी कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो भी इमोशंस हैं, इम्पल्सिस हैं, वो हम ओरिजिनल सोर्स से किसी दूसरे टारगेट के ऊपर कर रहे हैं। मतलब अभी मैं इसका एग्जांपल देके बताती हूँ। अ पर्सन डिस्प्लेस हिज और हर एंजाइटी टू लेस थ्रेटनिंग। एक जो पर्सन है उसकी जो भी एंजाइटी है, जो भी उसका गुस्सा है, वो लेस थ्रेटनिंग पे ट्रांसफर कर रहा है। मेरे बॉस ने मुझ पे गुस्सा किया, ठीक है, मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, मेरे बॉस ने मुझ पे गुस्सा किया, तो क्या मैं दोबारा बॉस पे गुस्सा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो बिकॉज वो मेरे से हाई लेवल पे है, उनका जो ओहदा है वो मेरे से हाई है, तो मैं क्या करूंगी, अब उन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा किया, मुझे गुस्सा आया हुआ है, बट मुझे भी तो वो गुस्सा किसी पे निकालना है, तो मैं अपने लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका गुस्सा निकालूंगी। अपने, जैसे कि मैं घर गई, मेरे छोटे भाई बहन पे मैंने गुस्सा निकाल दिया, मेरे घर में मैंने कुत्ता पाला हुआ है, मैंने कुत्ते पे अपना गुस्सा निकाल दिया। तो इस तरीके से अपने से लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना गुस्सा निकालना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी अपने गुस्से को किसी और के ऊपर डिस्प्लेस कर दिया। अ पर्सन हु इज एंग्री एट देयर बॉस, एक पर्सन है जिसको अपने बॉस पे गुस्सा आया हुआ है, बहुत फ्रस्ट्रेट है वो क्या करेगा, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन फैमिली मेंबर्स पे निकालेगा, ठीक है। ये तो हो गया एक एग्जांपल, ठीक है, कि जो भाई बॉस ने गुस्सा करा तो वो क्या करेगा, अब इस फ्रस्ट्रेशन को वो जाके अपनी फैमिली मेंबर पे निकालेगा। दूसरा एग्जांपल, मान लो बड़ा भाई है, बड़े भाई को पापा ने मारा, तो क्या बड़ा भाई पापा को कुछ कह सकता है? कह सकता है? नहीं कह सकता। तो वो क्या करेगा, अपनी उस एंजाइटी को अपने छोटे भाई पे निकालेगा। अब वो गुस्सा जो है वो अपने छोटे भाई पे करेगा, और या फिर उसके घर में कुत्ता पाल रखा होगा तो वो उसके ऊपर करेगा। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर। डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो भी हमारे ऊपर जिसने भी गुस्सा करा, कुछ करा, तो हम लेस थ्रेटनिंग चीज के ऊपर अपना गुस्सा या जो भी चीज है वो हम निकालते हैं। फिर आता है ट्रांसफ्रेज। ट्रांसफ्रेज में ये होता है कि एक जो पर्सन होता है वो अपनी प्लेजरेबल फीलिंग, जो उसको एक अच्छी फीलिंग, उसको बहुत अच्छा फील हो रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो जो है अपनी प्लेजरेबल फीलिंग को ट्रांसफर कर देगा किसी और इंसान के ऊपर, ठीक है। अ पर्सन ट्रांसफर हीज और हर प्लेजरेबल फीलिंग टू अ पर्सन, अपनी खुशी को वो किसी और पर ट्रांसफर कर देगा। क्यों? बिकॉज ही थिंक दैट ही इज लाइक हीज और हर ओन ब्रदर, यानी क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि वो जो सामने वाला पर्सन है ना, वो उसके भाई जैसा है, या उसके बहन जैसी है, या उसके बेटे जैसा है, वो इस वजह से, ठीक है। वो किसी इंसान से मिलेगा तो वो क्या करेगा, अगर उसको बहुत खुशी हो रखी होगी तो वो खुशी वो उसके साथ भी शेयर करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि ही इज लाइक माई ब्रदर, ही इज लाइक माई
सिस्टर, इस तरीके से कि भाई ये मेरे भाई जैसा है, शी इज लाइक माई सिस्टर, ये मेरे बहन जैसी है, तो वो उसके ऊपर अपनी जो फीलिंग्स है, प्लेजरेबल फीलिंग है, उसको ट्रांसफर। अब इसका एक एग्जाम्पल होता है, जैसे कि मान लो हॉस्पिटल्स में हम लोग काम करते हैं, तो जो एक ओल्डर पर्सन है वो नर्स को अपनी बेटी की तरह समझता है। तो जो होता है ना, कई बार आप जब हॉस्पिटल में काम करते हैं तो कोई कोई जो पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो बड़े अच्छे से हमें ट्रीट करते हैं और वो बोलते हैं हाँ आप तो मेरी बेटी जैसी हो, करते हैं। तो ये होता है ट्रांसफरेज मैकेनिज्म। जब दूसरा हमें ये बोलता है कि आप तो मेरी बेटी जैसी हो, आप तो मेरे भाई जैसे हो, आप तो मेरी बहन जैसी हो, तो ये ट्रांसफरेज होती है। जब वो अपनी खुशी जो है वो अपनी खुशी को हमारे ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको अपनी बहन जैसी लगती हैं या वो हमें अपने फैमिली मेंबर की तरह समझते हैं, इसीलिए वो अपनी खुशी को हमारे साथ शेयर करते हैं। फिर आता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। फिर आता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि हमारे लाइफ में कोई भी इवेंट हुआ, हमारे लाइफ में कोई भी इवेंट हुआ, तो ये सोच के हम कोप अप कर लेंगे कि ये तो होता ही है। ठीक है, मान लो मेरे लव्ड वन की किसी की भी डेथ हो जाती है और मैं बहुत ज्यादा शॉक में चली गई हूं। अब उस चीज से बाहर आने के लिए लोग मुझे क्या बोलेंगे कि भाई एक दिन तो ऐसा होना ही था, मौत तो हर किसी की होनी ही है। तो इस तरीके से ये डिफेंस मैकेनिज्म वो मेरे माइंड में डालेंगे और फिर मैं भी इस डिफेंस मैकेनिज्म को सोचूंगी कि हाँ अब जो जिंदगी में आया है एक दिन तो उसको जाना ही है। तो ये होता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन मैकेनिज्म के अंदर कि हम जो एक लॉजिकल रीजनिंग का और थिंकिंग का हम यूज कर रहे हैं ताकि जो भी हमारे इमोशनल इश्यूज है हम उससे डील कर सके। फॉर एग्जाम्पल एक जो पर्सन है उसका बहुत ज्यादा लॉस हो गया, ठीक है, मान लो किसी की डेथ हो गई, तो साइंटिफिक एक्सपेक्ट का यूज करेगा कैसे कि भाई हर किसी की जिंदगी में मौत किसी ना किसी दिन तो आनी ही है। इस तरीके से वो इसका यूज करता है ताकि जो भी उसकी सैडनेस है उससे वो बाहर आ सके, जो भी उसकी सैडनेस है उससे वो बाहर आ सके। ये होता है इसके अंदर की जो भी पर्सन है, अगर कोई भी इवेंट हो रहा है तो वो लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग का यूज करेगा, अपने इंटेलिजेंस का यूज करेगा कि अच्छा ये चीज हुई है तो ये तो होनी ही है, ये तो ऐसा होना ही होता है। इस तरीके से वो इस चीज से बाहर आ जाता है। रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब होता है उल्टा बिहेव करना। मेरे मन के अंदर तो कुछ है लेकिन मेरी जुबान पे कुछ है, तो उल्टा अपोजिट बिहेव करना, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर। अब जैसे अडॉप्टिंग बिहेवियर और एटीट्यूड, ऐसा बिहेवियर और ऐसा एटीट्यूड मैंने अडॉप्ट कर लिया दैट आर अपोजिट, जो कि उल्टा है व्हाट वन ट्रूली फील्स, जो मैं सच में फील करती हूं, इन ऑर्डर टू कीप अनकंफर्टेबल इमोशन एट अ बे। क्यों? ताकि जो भी मेरे इमोशंस है मैं उनको दूसरों के सामने एक्सप्रेस ना करके अलग रख सकूं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं एक ऐसा बिहेवियर और एक ऐसा एटीट्यूड शो कर रही हूं जो मैं सच में सोचती हूं उससे बहुत अलग है। मैं सच में कुछ और सोचती हूँ लेकिन मैं एक्सप्रेस कुछ और कर रही हूँ। क्यों? ताकि जो अगला इंसान है उसको मेरे इमोशंस का पता ना चले, उसको ना पता चले कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। होता है ना कई बार ऐसा भी, किसी चीज को, किसी इंसान को हम बहुत नापसंद करते हैं लेकिन कभी हम उसको बोलते हैं कि हम उसको नापसंद करते हैं? नहीं बोलते। उसके सामने तो हम बड़ा अच्छे से बिहेव करते हैं, उसके सामने हम उससे बड़े अच्छे से बात करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन दिल में, हमारे दिल में उसके लिए ना प्यार होता है ना मोहब्बत होती है, लेकिन हम सिर्फ उसके मुंह पे उससे अच्छे से बात करते हैं। जैसे मैक्सिमम ये हमारे रिलेटिव्स के साथ होता है कि भाई अब मान लो आपको कोई है ऐसा कि आपको चाहे वो पसंद है चाहे ना है, या हमारा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी मैक्सिमम देखने को मिलता है कि कोई इंसान है जो हमें नहीं पसंद है लेकिन फिर भी हम जाके उससे बड़े आराम से, बड़े प्यार से बात करते हैं, क्योंकि हमारे दिल में जो भी भावना है वो उसके सामने नहीं आनी चाहिए। ये होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। जो भी हमारे अनएक्सेप्टेबल रियल फीलिंग्स होती है उसको हम सप्रेस करके रखते हैं, उसको हम दूसरों के सामने नहीं दिखाते, उससे अपोजिट फीलिंग को हम दूसरों के सामने दिखाएंगे। ठीक है, जो भी हमारे आइडियाज है, जो भी हमारे इमोशंस असलियत में है वो ना दिखा के उससे उल्टे इमोशंस दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो किसी से बहुत इनसिक्योर फील करता है लेकिन उसके सामने वो कॉन्फिडेंट रहेगा। वो एक इंसान है, वो किसी से इनसिक्योर, अब तुम किसी से इनसिक्योर फील कर रहे हो, तुम उसको थोड़ी दिखाओगे मैं उससे इनसिक्योर फील कर रही हूँ, उसके सामने तुम पूरे कॉन्फिडेंट में रहोगे, बट असलियत में तुम उससे बड़ा इनसिक्योर फील करते हो। अब इसका एक बड़ा ही फेमस एग्जांपल, इन रियलिटी सच में क्या होता है कि एक जो वुमेन होती है वो अपनी मदर इन लॉ को डिसलाइक करती है। ठीक है, अपनी बहू जो है वो सास को डिसलाइक करेगी, लेकिन क्या उसके फ्रंट में वो कभी बोलेगी कि भाई नहीं, मैं आपको पसंद नहीं करती?
नहीं बोलेगी, बल्कि ओवर प्यार दिखाएगी, ओवर लव दिखाएगी, ठीक है। तो किसी दूसरों के सामने वो बहुत ज्यादा केयर, बहुत ही देखभाल करेगी, अपनी सास के सामने, 4 लोगों के सामने वो इतना प्यार, इतनी केयर दिखाएगी कि इससे ज्यादा प्यार तो कोई मुझे कर ही नहीं सकता। तो ये होता है रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर। तो मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि एक बहू है जो अपनी सास को पसंद नहीं करती है, तो लेकिन क्या करेगी, सबके सामने वो इस तरीके से बिहेव करेगी जैसे कि वो उससे बहुत प्यार करती है, ठीक है। जो भी बाहर के लोग होते हैं उनके सामने, सबके सामने वो ओवर लव शो करती है, जैसे कि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास फैंटेसी। तो फैंटेसी के अंदर क्या होता है कि फैंटेसी के अंदर होता है कि दिन में सपने देखना, जो मतलब जो हमारे अनएक्सेप्टेबल और जो हमारे अनअनेटेबल डिजायर है, मतलब ऐसे डिजायर्स जो हम पूरे नहीं कर सकते, जो हम फुलफिल नहीं कर सकते, उनके हम सपने देखते हैं कि हाँ मेरा इतना बड़ा घर होगा, मेरे पास इतना पैसा होगा। तो ये जो कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पास नहीं है और उन चीजों के हम सपने देखते हैं, उसको हम बोलते हैं फैंटेसी। और जिसको सोच सोच के हमें खुशी मिलती है, ठीक है। प्लेजरेबल फीलिंग है जिसको सोच सोच के हमें खुशी मिलती है, इसको हम बोलते हैं फैंटेसी। फॉर एग्जाम्पल, एक पैरालाइज्ड पर्सन है जो ये सोच रहा है कि इमेजिनेशन में कि मैं एक बहुत बड़ा फेमस प्लेयर बन गया, ठीक है। तो ये आता है फैंटेसी के अंदर के जो हमारे कुछ ऐसे डिजायर्स जो हमारे पास नहीं है, हमारे जो हम चाहते हैं कि काश हमारे पास भी ये होता, उनके बारे में हम सपने देखते हैं, उनके बारे में हम सोचते हैं, इमेजिनेशन में उनके बारे में हम सोचते हैं। ये होता है फैंटेसी। अनडूइंग, अनडूइंग में क्या हो गया, देखो डूइंग का मतलब होता है करना, अन का मतलब हो गया उसका उल्टा, मतलब मैंने कुछ करा और अब उसका रिवर्स कर देना, ठीक है। जैसे कि ट्राइंग टू कैंसल आउट अनवांटेड थॉट्स और एक्शन। कुछ ऐसे मेरे दिमाग में थॉट्स आए थे जिसकी वजह से मैंने कुछ ऐसा एक्शन कर दिया कि अब मैं उस एक्शन को कैंसल आउट करना चाहती हूँ, मैं उस एक्शन को दोबारा से चेंज करना चाहती हूँ, उल्टा करना चाहती हूँ, वो करके जिससे कि मेरा जो गिल्ट है वो गिल्ट कम हो सके, ठीक है। यानी मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से, मैंने कुछ ऐसा एक्शन किया जिसकी वजह से अब मुझे गिल्ट हो रहा है और अब मैंने जो किया है मुझे उसका रिवर्स करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड है जिसने क्या करा, पहले तो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा अब्यूज किया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा हार्श हो गया, फिर उसके बाद में जब उसको गिल्ट फील हुआ कि हाँ मैं बहुत ज्यादा हार्श हो गया, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था, तब वो क्या करेगा, उस चीज को दोबारा से ओवरकम करने के लिए अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट ले जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अनडूइंग, मतलब जो किया उसका रिवर्स कर देना। कुछ किया जिसकी वजह से गिल्ट हो रहा है इंसान को, जिसकी वजह से गिल्ट हो रहा है, तो अपने गिल्ट को कम करने के लिए वो क्या करेगा, उस चीज को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करेगा। ये भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मेनली मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा यूज किया जाता है कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो झगड़ा होने के बाद जिसको भी पहले गिल्ट फील होता है तो वो फिर जाके मनाने की कोशिश करता है, वही आता है अनडूइंग। मतलब पहले कुछ करा, पहले गुस्सा दिखाया, मारा पीटा या जो कुछ भी किया, बाद में दोबारा गए, सॉरी बोला, गिफ्ट दिया, ताकि जो किया जिसकी वजह से गिल्ट हो रहा है उसको दोबारा से ठीक कर सके। रिग्रेशन का मतलब होता है बच्चों की तरह बिहेव करना, ठीक है। रिग्रेशन का मतलब होता है चाइल्ड लाइक बिहेवियर, और ये चीज हमें जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे स्किज़ोफ्रेनिया, उसके अंदर भी देखने को मिलता है। जो हैप्पीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया का एक टाइप है ये हैप्पीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। इसके अंदर भी जो बच्चे का जो मतलब पेशेंट का बिहेवियर है ना, वो बच्चों की तरह हो जाता है। सेम ऐसा ही रिग्रेशन के अंदर होता है। रिग्रेशन के अंदर भी यही होता है कि जो हमारी करंट स्टेज होती है, जो हमारा करंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, उससे बहुत छोटा बिहेव करते हैं हम, उसको हम रिवर्ट कर देते हैं पिछले बिहेवियर में, हमारे पास्ट बिहेवियर में, हमारे प्रेजेंट बिहेवियर को हम पास्ट बिहेवियर में रिवर्ट कर देते हैं, ताकि जो भी स्ट्रेस हम फेस कर रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हम फेस कर रहे हैं, वो हमें फेस ना करने पड़े, ठीक है। जो भी स्ट्रेस, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हम फेस कर रहे हैं वो हमें ना करने पड़े, इसीलिए क्या करेंगे, चाइल्ड लाइक बिहेवियर दिखाना शो कर देते हैं, बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अडल्ट है वो बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, जैसे कि टेम्पर टेंट्रम्स का मतलब होता है ड्रामे करना, नाटक करना, जैसे बच्चे ड्रामे करते हैं। जैसे कि अब मम्मी ने बाहर जाने से मना कर दिया, लेकिन मुझे बाहर जाना है, तो मैंने बच्चों की तरह नाटक करना शुरू कर दिया कि नहीं मुझे तो जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। ये होता है रिग्रेशन के अंदर, बच्चों की तरह बिहेव करना, अपनी बातों को मनवाने के लिए बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाना। हालांकि ना मेरी इतनी एज है कि मैं अभी बच्चों की तरह बिहेव करूं, लेकिन मुझे अपनी बात मनवानी है तो मैं बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर दूंगी। इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन। फिर आता है विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब होता है कि फेलियर के डर से अपने आप को उस चीज में कभी डालना ही नहीं, उस चीज से हमेशा अपने आप को बाहर रखना, ठीक है। अवॉइड रियलिटी, रियलिटी को फेस करने से डरना,
रियलिटी को फेस करने से डरना, जिसकी वजह से अपने आप को हमेशा उस सिचुएशन से बाहर रखना, सारे कोई भी क्लोज रिलेशनशिप जो है उनको अवॉइड करना कि भाई कहीं मैं रिलेशन बनाऊंगा फिर मेरा ब्रेकअप हो जाएगा, फिर मेरा दिल टूट जाएगा, फिर मैं दुखी हो जाऊंगा, इसलिए रिलेशनशिप बनाना ही नहीं है, दूर ही रहना है। इसको बोलते हैं विड्रॉल। किसी भी चीज में एंगेज ही ना होना इस डर से कि आगे चल के कुछ ऐसा होगा कि मुझे बहुत दुख हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। तो आगे का सोच के प्रेजेंट में ही अपने आप को किसी चीज में इन्वॉल्व ही ना करना। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, फेलियर के डर से, एक पर्सन है जो फेलियर के डर से क्या कर रहा है, एक एग्जाम देने ही नहीं जाता, फेलियर के डर से एग्जाम देने ही नहीं जाता कि मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसा कई बार होता है। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस ही नहीं देते इस डर से कि मैं एंट्रेंस दूंगा तो मेरे से पास नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो देता ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं विड्रॉल। अपने आप को उस चीज से बाहर ही रखना कि नहीं, अगर मैं इसमें गया तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं विड्रॉल। ठीक है, कोई क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन ना करना कि कहीं मैं करूंगा तो बाद में मेरा दिल टूट जाएगा, तो इस डर से क्लोज रिलेशनशिप से अपने आप को बाहर रखना। एग्जाम देने ना जाना इस डर से कि मैं कल को फेल हो जाऊंगा, तो इसको हम बोलते हैं विड्रॉल। फिर लास्ट में आता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में क्या होता है, स्प्लिटिंग में ये होता है कि जो पर्सन होता है ना, उसको दो ही चीजें दिखती है, या तो सब कुछ बहुत अच्छा है या तो सब कुछ बहुत बुरा है। उसको ये दो ही चीजें दिखती है, या तो अच्छा या तो बुरा। बीच वाला नहीं होता कि भी थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा, नहीं, या तो सब कुछ अच्छा है या तो सब कुछ बुरा है। एकदम इस तरीके से वो सोचता है। ठीक है, यानी जो भी इमोशंस उसके होते हैं ना, वो बहुत ही इंटेंस इमोशन होते हैं। अगर अच्छे वाले इमोशन है तो बहुत इंटेंसली अच्छा है, अगर उसको कोई अच्छा लगता है ना, वो उसको बहुत शिद्दत से अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई बुरा लगता है तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, बहुत टेरिफिक लगता है। जैसे अब इसका एग्जांपल है कि मान लो एक कपल है, एक रोमांटिक पार्टनर है, कपल है, वो उसको ये लगता है कि जो मेरा पार्टनर है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा, शानदार, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन कब तक, जब तक उसने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि उसका पार्टनर अपसेट हो गया। ठीक है, एक कपल है जिसको ये लगता है, एक कपल है जिसमें से एक पार्टनर को ये लगता है कि भाई मेरा पार्टनर, फीमेल पार्टनर को लगता है कि भाई मेरा मेल पार्टनर जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। लेकिन वो उसको तब तक लगेगा जब तक कि वो मेल पार्टनर ऐसी कोई एक्टिविटी ना कर दे जिससे कि वो अपसेट हो जाए। जैसे ही उसने ऐसा कुछ किया जिससे कि वो अपसेट हो गई, तो वो क्या सीधा सीधा वो चेंज हो जाएगी और बोलेगी मेरा पार्टनर तो बहुत ही ज्यादा टेरिफिक है, बिल्कुल खराब है, बहुत बुरा है। ठीक है, तो ये होता है, या तो अच्छा है तो बहुत अच्छा और बुरा है तो बहुत बुरा। ये दो ही थॉट्स होते हैं दिमाग के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, एक कपल है, जैसे मैं हूं, मुझे लगता है मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक उसने कुछ ऐसा नहीं किया कि मुझे बुरा लगे। तो अभी फिलहाल मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, मैं बोल रही हूँ बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, बट कुछ उसने ऐसा कर दिया जिससे मुझे बुरा लगा, तो उस केस में फिर मैं क्या बोलूंगी, ये तो बहुत ही टेरिफिक है, बहुत ही खराब है, बहुत ही बुरा है। तो ये चीज होती है स्प्लिटिंग के अंदर, एक चीज से दूसरी चीज में जब भी स्प्लिट कर जाना एक छोटी सी चीज की वजह से, उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था डिफेंस मैकेनिज्म वो होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा विद एग्जांपल्स। देखो, डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो उसको याद रखने के लिए ना आपको एग्जांपल्स को याद रखना बहुत जरूरी है। हमारे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में हम जो भी चीजें देखते हैं ना, उनको आप एज ए एग्जाम्पल अगर याद रखोगे तो आप डिफेंस मैकेनिज्म कभी नहीं भूलोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, एंट्रेंस में कई बार पूछा जाता है, जो हमारे कॉलेज के एग्जाम होते हैं उसमें भी कई बार पूछा जाता है। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको समझने के लिए जो है आपको एग्जाम्पल्स के साथ इस टॉपिक को अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है। मेरी प्रीवियस वीडियोस भी आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके लेक्चर्स बाय परी मलिक पे जाकर जरूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरा लेक्चर पसंद आया है, तो इसको लाइक करें, इसके वीडियो के नीचे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैं आगे वीडियोज बनाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।